नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। दिखाते हैं आज की एक्सरे रिपोर्ट्स आपके लिए। आज हम बताएंगे आईएएस मांगे लाल बत्ती, इसके बारे में पूरी डिटेल रिपोर्ट बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, रील के जुनून में कहीं आप फंस तो नहीं गए हैं? अगर आप देखते हैं और बनाते हैं तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। और आखिर में आज आपसे भी पूछ रहा हूं मैं, आतंकिस्तान में मैच खेलने क्यों जाए भारतीय टीम? नहीं जाएगी रोहित और कोहली की सेना, यह हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहली खबर क्या है बताते हैं आप। बिना मेडिकल पूजा खेटकर कैसे आईएएस बन गए, आज हम आपको बताएंगे। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या जिनके रिश्तेदार करते हैं वो इस खबर को जरूर देखें। यूपीएससी की चयन प्रक्रिया में धांधली कैसे हो गई ये मैं आपको बताऊंगा। और क्या है ट्रेनी आईएएस की विवाद कुंडली, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आज मैं बार बार क्यों कह रहा हूं दर्शकों, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मिडिल क्लास लोग, छोटे लोग, गरीब लोग, मेहनतकश लोग तैयारी करते हैं, और आप में से कई लोग तैयारी करते होंगे। मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाले आप और हम जैसे लोग आईएएस नहीं बन सकते दर्शकों, नहीं बन पाएंगे आप अपने कानों पर विश्वास कीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपने पिता और दादा के ओहदे का गलत इस्तेमाल कर अफसर बन जाते हैं। तस्वीर देख लीजिए आप। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने आया है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो लड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीर आप देख रहे होंगे, इन तस्वीरों में दिख रही लड़की बिल्कुल भी आम नहीं है। यह है ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेटकर। 2023 बैच की अफसर हैं, जिनके नखरे बड़े ज्यादा है दर्शकों। जो लोग सेवा के लिए नहीं हैं, पूरे ठाट बाट सुविधाओं के साथ नौकरी करने पर विश्वास रखती हैं। देख लीजिए आप इन्हें। आम जन चाहे कितना भी परेशान रहे, कैसी भी हालत में रहे, लेकिन अफसर मैडम हर सुविधा के साथ दफ्तर में काम करने पर ही विश्वास रखती है। और इन मैडम की डिमांड भी बड़ी हाई फाई है दर्शकों। ये मैडम डिमांड करती हैं वीवीआईपी ट्रीटमेंट की। इनकी ख्वाहिशें हैं हर उस सुविधा को लेने की जो किसी ट्रेनी आईएएस को मिलती नहीं है। पूजा खेटकर ही विवादित कहानी बना रही हैं, लेकिन उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है कि इन अफसर की जिद पर हर सुविधा को पाना है जो इनके सीनियर्स को दी जा रही है, वो इन्हें चाहिए। अब इन्हीं के कारनामों के कारण मैडम अपने विभाग से लेकर सोशल मीडिया और खबरों में हर जगह सुर्खियों में आ गई हैं दर्शकों। लेकिन अब आपके जहन में आ रहा होगा एक सवाल कि आज हम इन मैडम आईएएस अफसर की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों पूजा खेटकर अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। आपको वो भी बताता हूं मैं, एक एक सवाल का जवाब दूंगा मैं। पहले आप यह समझिए कि आखिर पूजा खेटकर है कौन। पूजा महाराष्ट्र के वाशिम जिले की एडिशनल असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में नियुक्त की गई हैं। यहां इनकी पोस्टिंग के पीछे भी पेच फंसा हुआ है। पूजा का अपने गृह जिले पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है, और इसी ट्रांसफर के पीछे एक विवाद है। पुणे कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवासे की शिकायत पर पूजा का वाशिम ट्रांसफर किया गया है। और पूजा पर क्या आरोप लगे, आप सुनिए जरा कान खोलकर। उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, ऐसी ऐसी मांगे रखी जिनके दायरे में वो नहीं आती है, और उन्होंने पुणे में अपने प्रोबेशन के दौरान कई वीआईपी डिमांड्स की है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप और हम कलेक्टर बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रेनी आईएएस ऑफिसर डिमांड रख रहा है। वो मांग जो प्रोबेशनरी अधिकारियों को नहीं मिलती है, वो कौन सी मांगे हैं वो भी आपको बता रहा हूं, वो भी सबूत के साथ बता रहा हूं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यही है वो, और इसके पहले हमने व्हाट्सएप चैट आपको दिखाई थी। ये आईएएस पूजा की चैट है जो आप देख रहे हैं, ये आप पढ़ लीजिए जरा ध्यान से। जो ये बताती है कि पूजा अपने लिए एक अलग कैबिन मांग रही है, एक कार मांग रही है, एक घर मांग रही है, और तो और अपनी निजी ऑडी पर लाल बत्ती चाहिए इन्हें। देखा होगा आपने बत्ती जो घूमती है, और वीआईपी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रही थी। और हैं क्या? ट्रेनी आईएएस अफसर। इनकी ताकत का नशा इन पर सर चढ़कर बोल रहा है, और सरकार का बोर्ड तक लगा लिया है। लेकिन मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं कि इन सभी चीजों के दायरे में प्रोबेशन के दौरान वो नहीं आती है,
और यही कारण है कि आज उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, जब हमने इसे लेकर उनसे सवाल किया गया तो किस तरह से वो सवालों से बच रही है, सुनिए जरा आप। Not allow me to speak anything on this matter, so I'm sorry I cannot speak anything. तो देखा आप, कह रही है कि अभी कोई जवाब नहीं है, वो नहीं दे सकती हैं कोई जवाब। लेकिन कैसे पूजा ने धांधली की है, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका झूठ मैं आपको बताऊं उससे पहले रिपोर्ट। पूजा खेटकर की नखरे हाई फाई हैं। पूजा खेटकर अफसर पिता की नखरेबाज संतान है। पिता दिलीप खेटकर सिविल सर्वेंट रहे, प्रदूषण विभाग के आयुक्त के रूप में काम किया, तो बेटी को बचपन से वही ठाठ बाट पसंद आने लगा, वही अफसरशाही रवैया वो अपनाने लगी। आईएएस अफसर बन गई, लेकिन वो ये भूल गई कि किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए एक एक कर ही सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं। अपने प्रोविजन पीरियड में ही उन्होंने एक के बाद एक इतनी वीआईपी डिमांड रखी कि सब परेशान हो गए। सोचिए, जिनके प्रोविजन के दौरान इतने नखरे हैं, जिनका दिमाग इस तरफ होना चाहिए था कि प्रशासनिक प्रक्रिया काम किस तरह करती है, उसे जाने, उसे समझें, उसकी जगह वो अपने लिए वो सुविधाएं जुटाने में लग गई जो उन्हें 2 साल बाद खुद ब खुद मिल जाती, पूरे सम्मान के साथ मिलती। लेकिन पूजा खेटकर ने इस रास्ते को नहीं चुना। ऐसी ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी ऐसी डिमांड रखी कि आखिरकार सत्ता के दुरुपयोग की अनगिनत शिकायतों के कारण उनका तबादला कर दिया गया। फिलहाल पूजा खेटकर ने वाशिम कलेक्ट्रेट में ज्वाइन किया है। अब देखना यह है कि पूजा के हाव भाव यहां भी पुणे जैसे रहते हैं या फिर वो अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आप लोग कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, नहीं बन पाएंगे आप लोग कलेक्टर, आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा था, दिखाता हूं आपको आज की केस स्टडी हमने जो की है। पहला केस, सिविल सेवा परीक्षा में चयन में धांधली देखी गई है। धांधली, पूजा खेटकर ने विकलांगता का सर्टिफिकेट दिखाया था। हलफनामे में मानसिक रूप से अक्षम होने का दावा किया गया और पूजा ने मेडिकल टेस्ट देने से 6 बार मना कर दिया। आप सोचिए, चयन प्रक्रिया में अगर आप मेडिकल टेस्ट नहीं देते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। सबसे जरूरी टेस्ट होता है। पहला मेडिकल टेस्ट हुआ इनका दिल्ली एम्स 2022 में, लेकिन इन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का बहाना बना दिया और उसमें शामिल ही नहीं हुई। आप सोचिए, जुलाई और अगस्त में टेस्ट शेड्यूल किया गया, उसमें भी नहीं पहुंची। सितंबर में फिर टेस्ट रखा गया, लेकिन पूजा खेटकर ने आधा ही अटेंड किया। पूजा खेटकर एमआरआई टेस्ट में भी शामिल नहीं होती हैं। एग्जाम में शामिल ना होने से सिलेक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पूजा ने खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था। बड़ी बात क्या है, दूसरा केस आपको बता देता हूं। चुनावी हलफनामे में क्या सामने आया है, जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी की 40 करोड़ की इनकम है। आईएएस पूजा के ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि पूजा के पिता दिलीप खेटकर सिविल सर्वेंट रहे हैं और प्रदूषण विभाग के आयुक्त के रूप में उन्होंने काम भी किया है। नौकरी के बाद दिलीप खेटकर ने सियासत में आजमाने की कोशिश की अपने आप को, और पिता के चुनावी हलफनामे जब हमने देखे तो 40 करोड़ की संपत्ति मिली। पूजा के माता पिता के पास 110 एकड़ कृषि भूमि है, 6 दुकान, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना और हीरे भी हैं, 17 लाख के सोने की घड़ियां, 4 कार, 2 प्राइवेट कंपनियां, 1 ऑटोमोबाइल फर्म में हिस्सेदारी। खुद आईएएस पूजा खेटकर के पास 17 करोड़ की संपत्ति है और ये नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं। नॉन क्रीमी लेयर, आप समझ रहे हैं, ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है इनके पास और करोड़ों की संपत्ति है। कांग्रेस नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। इस सिलेक्शन में गड़बड़ हुई है, झूठे सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए थी। एक आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो ये बहुत सारी जांचें बहुत एकदम कड़क होती है। ऐसी स्थिति में वो जो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है, वो कैसे लिया है, वो गलत लिया है। इसी के आगे बढ़कर अगर उन्होंने क्रिमिनल का जो फायदा उठाया है,
वो भी गलत तरीके से उठा है, जो कास्ट वैलिडिटी से लेकर तो ये सब जो बातें हैं, ये क्वेश्चंस खड़ा करने वाली बात है। इसमें बहुत गड़बड़ी लगती है। लोगों की मांग है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम भी मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सवाल दर्शकों आपने सुन लिया, लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हम वो एफिडेविट आपके लिए निकाल कर लाए जिसमें एक एक संपत्ति की जानकारी दी है। उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताएंगे फाइनल एक्स्ट्रा रिपोर्ट। ये वो हलफनामा है जो चीख चीख कर साफ साफ कह रहा है कि आईएएस पूजा खेटकर का एक एक दावा झूठा है। इस चुनावी हलफनामे ने पूजा खेटकर के दावों का दूध पानी का पानी कर दिया है। ये वही चुनावी हलफनामा है जो पूजा के पिता ने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान दाखिल किया था। इस एफिडेविट में एक एक कॉलम, एक एक सेक्शन पर गौर से नजर डालिए, जो पूजा के झूठे दावों की परत खोल रहा है। इसमें साफ साफ लिखा है, पूजा खेटकर के पिता दिलीप खेटकर की सालाना आय 43 लाख के करीब है, और अगर उनकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो 40 करोड़ रुपए बताई गई है। यानी पूजा ने जो ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाया वो फर्जी है। इस सर्टिफिकेट को तब लगाया जाता है जब परिवार की इनकम सालाना 8 लाख से कम हो। यहाँ तो पूजा के पिता का चुनावी हलफनामा ही सारे खुलासे कर रहा है। एक बात तो साफ है कि पूजा ने एग्जाम देने से लेकर नौकरी पाने तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले और सभी जाली काम कर सिविल सेवा परीक्षा पास की। ट्रेनिंग में प्रोविजन के दौरान ही फिजूल की अफसरशाही झाड़ी, जिसके बाद से ही वो न्यूज चैनलों की हेडलाइन बन गई है। तो देखा आपने, अब मैं आपको ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर का एक और अफसरशाही रवैया बताने जा रहा हूं, और ये रवैया आपको देखना चाहिए। मेरे बाएं तरफ जो दस्तावेज अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, दिखाइए जरा। पुणे के जिला अधिकारी की ये वो रिपोर्ट है जो उन्होंने महाराष्ट्र के अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी है। और बड़ी बात क्या है, सोचिए नौबत यहां तक आ गई कि ट्रेनी आईएएस पूजा की शिकायतें होने लगी थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पूजा खेटकर ने पुणे कलेक्ट्रेट में अपनी ज्वाइनिंग से पहले वहां के उप जिला अधिकारी और जिला अधिकारी को व्हाट्सएप किया, जिसमें उन्होंने एक अपना सेपरेट केबिन, गाड़ी, घर और सिपाही के लिए मांगी। ज्वाइनिंग के दिन पूजा खेटकर ने फिर से अपनी मांग अधिकारियों के सामने रख दी। ये ट्रेनी आईएएस है और मांग देखिए आप इनकी। इसके बाद पुणे कलेक्टर ऑफिस में 4थी मंजिल पर पूजा खेटकर को एक कैबिन मिल भी गया, लेकिन पूजा ने उस कैबिन में वॉशरूम की सुविधा अटैच ना होने का कारण बताया और कहा कि मैं यहां पर नहीं बैठ सकती। अब यहां से उनके पिता इस पूरे मामले में आते हैं। पूजा खेटकर अपने पिता को लेकर कार्यालय पहुंच गए। ये रौब आप देखिए दर्शकों, यही मैं आज आपको बता रहा हूं, और इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप और हम कलेक्टर क्यों नहीं बन सकते। खुद ही पूरी बिल्डिंग का मुआयना करती हैं पिता के साथ। 4थी मंजिल पर ही एक अटैच वॉशरूम सुविधा वाला वीआईपी कैबिन ढूंढ निकालती हैं। ये सब रिपोर्ट में लिखा गया है और मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं कैबिन की। अब आगे क्या होता है, पूजा के लिए इस कैबिन में बैठने की व्यवस्था की गई। अब यहां से पूजा की नई मांग सामने आई दर्शकों, अपने वीआईपी कैबिन में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करवाने की मांग की। पूजा खेटकर इस बात पर अड़ जाती हैं कि उन्हें अपने कैबिन में पुरानी इलेक्ट्रिक फिटिंग नहीं चाहिए, नए चमचमाते खटके चाहिए, और उन्होंने वहां पर बैठने से मना कर दिया। इनकी मांगे और ज्यादा बढ़ रही हैं। जिलाधिकारी के बगल में कैबिन में बैठने की मांग की। इसके बाद 18 से 20 जून के बीच पूजा अपर जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में उनके एंटी चैम्बर में उनकी कुर्सी, टेबल और सोफे को बाहर निकलवाती हैं और उस चैम्बर में अपना लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, नेम प्लेट तक लगवा देती हैं। कैबिन के बाहर अपने नाम का बोर्ड लग जाता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये सभी बातें रिपोर्ट में लिखी गई हैं, आपको एक एक जानकारी में बता रहा हूं दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, हमने लगातार खबर दिखाई है और हम आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं। पूजा खेटकर के सभी दावे एक के बाद एक झूठ साबित हो रहे हैं। ओबीसी कोटे में परीक्षा पास की, पुणे जिला कलेक्टर ऑफिस में नियुक्ति का कहा, पूजा के नखरे और पूजा के दावों पर अब सवाल है। और अब तो इस मामले में पीएमओ भी आ गया है। कहा जा रहा है कि पीएमओ ने इस मामले में पुणे कलेक्टर से एक रिपोर्ट मांगी है। और बड़ी बात क्या है, हमारे सहयोगी भी वहां पर पहुंचे हुए, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर बताऊंगा कि इनके मामले में और क्या खुलासा हो रहा है।
पूजा खेडकर के जो पिता हैं वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी पूजा खेडकर की मदद करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में दबाव बनाया। अब इन्हीं सब बातों के बीच में पीएमओ ने भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। अब देखना होगा कि पूजा खेडकर जो कि 2023 बैच की ऑफिसर है, 821वां रैंक उनका आया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नियमों के बिल्कुल उलट जाते हुए प्राइवेट गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा लेना, फर्नीचर का बदल देना और दूसरी चीज़ों में उनकी संलिप्तता जो है वो पाई गई है, उसको देखते हुए अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आईएएस बनने की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए हम लेकर चलते हैं आपको इतिहास में, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स बनाए जा रहे हैं देश में। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। सिविल सेवा चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है दर्शकों। पहला चरण सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का होता है, दूसरा चरण सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का होता है और तीसरा चरण साक्षात्कार यानी व्यक्तिगत परीक्षण इंटरव्यू। पहले चरण में जनरल स्टडी पेपर देना होता है दर्शकों और न्यूनतम योग्यता अंक होते हैं 33% निर्धारित किए गए। मेंस में प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले ही पहुंचते हैं। मुख्य परीक्षा सबसे कठिन और महत्वपूर्ण चरण है। कई विषय पर उम्मीदवारों की योग्यता का परीक्षण किया जाता है। अंतिम चरण में उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन किया जाता है। तो ये तो प्रक्रिया हो गई, लेकिन यहां पर कैसे पहुंच गई पूजा, सवाल यही है। इसलिए वर्तमान में आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि वर्तमान में पूजा की नियुक्ति पर सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों, और यह मसला अब सोशल मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट कैसे आया। पूजा खेडकर को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है दर्शकों। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी देख रहे हैं। 90% अफसरों पर जांच होनी चाहिए। यूपीएससी भरोसेमंद नहीं, फ्रॉड निकला, इस तरह की कमेंटबाजी हो रही है। आईएएस एसोसिएशन सो रहा है क्या, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बड़ी बात यही है कि जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो फिर क्या कहता है भविष्य। आइए आपको भविष्य में लेकर चलता हूं, क्योंकि इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इनकी नियुक्ति से लेकर इनके अभी तक के वीवीआईपी ट्रीटमेंट पे। क्या कहता है भविष्य, दिखाता हूं। पूजा खेडकर के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है, यह भी हमें जानकारी मिल रही है। पीएमओ के आदेश पर पूजा सस्पेंड भी हो सकती है, जांच भी बैठाई जा सकती है। पूजा खेडकर के दस्तावेज भी खंगाले जा सकते हैं। ट्रेनी आईएएस के पेरेंट्स की संपत्ति का ब्यौरा निकालेंगे जो उन्होंने चुनावी हलफनामे में दिया है। कार्रवाई से बचने के लिए पूजा पैतरे भी आजमा सकती हैं जो उन्होंने अभी तक आजमाए हैं। तो देखा आपने, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप ये खबर जरूर देख रहे होंगे और इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। तो हमने आपको पहली खबर की एक एक जानकारी दे दी। हमारी अगली खबर कौन सी है, आइए आपको दिखाते हैं। अगली खबर आपके सामने, रील में आप फंस गए क्या? ये सवाल, 10 सेकंड में एक रील जान ले सकती है क्या? छोटी सी रील कैसे आपका समय बर्बाद कर रही है और रील की लत से कैसे छुटकारा मिलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आज एक तस्वीर हम सभी ने देखी, आपने भी देखी होगी, लेकिन आज आपको एक बार फिर मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं। कई मर्तबा सड़क से गुजरते हुए दर्शकों, पार्क में टहलते हुए, मॉल के अंदर, मंदिर के बाहर, मेट्रो के अंदर, ट्रेन के अंदर, सभी सार्वजनिक जगह पर आजकल रील आप देखेंगे कि लोग बना रहे हैं। आप देखिए जरा, इस तरह रील बना रहे हैं, अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और खुद तो बेसुध होकर जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। आसपास किसी की प्राइवेसी या किसी की सहूलियत का इन्हें ख्याल नहीं है दर्शकों। रील का शौक अब सनक में तब्दील हो गया है और 10 साल के बच्चे से लेकर 40-45 साल की जनरेशन भी रील बनाने में लग गई है, उलझ गई है, फंस गई है। लोगों में वायरल होने की सनक चढ़ी हुई है और वो भी ऐसी कि अपनी जान को खतरे में डाल लेते हैं। आप देखिए जरा, इतना ही नहीं, रील के दीवाने अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। रील को पहले तो मनोरंजन का जरिया माना जा रहा था, लेकिन अब रील मनोरंजन से ज्यादा फेमस होने की सनक बन गई है और यह सनक किसी भी हद तक जा सकती है, इसकी कोई हद नहीं है। किसी भी हद का मतलब मौत की हद तक जा सकती है। रील बनाने के चक्कर में आए दिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं दर्शकों, जान गंवा रहे हैं। और आज मैं आपको 3 तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा, क्योंकि तस्वीर आपको देखनी चाहिए दर्शकों।
रील बनाने वाले, खासकर जिनके आसपास में लोग रील बनाते हैं, वो देखें इन तस्वीरों को। कार बैक करते समय एक महिला की मौत हो गई, ये भी रील बना रही थी। गाड़ी बैक कर रही थी। धुले सोलापुर हाईवे पर हादसा हुआ। 2 शख्स को आप देखिए मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं, रील बना रहे हैं। झारखंड में मौत की छलांग, इन्होंने ऐसी छलांग लगाई व्यूज के चक्कर में कि इनकी जान चली गई। इसलिए आप सोचिए, समझिए कि आपके घर में भी कोई रील बना रहा है। अगर रील बना रहा है तो उसे रोक लीजिए, सावधान कर लीजिए। और ये रिपोर्ट देख लीजिए। स्टंटबाजी और रील बनाने के चक्कर में ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हम ऐसे हादसों के बारे में सुनते जरूर हैं, लेकिन सबक नहीं लेते। नागपुर के 5 दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ। रील के चक्कर में होने वाले हादसों की जानकारी इन्हें भी रही होगी, लेकिन रील बनाने की सनक और शराब के नशे ने 2 युवकों की जान ले ली। ये वीडियो 9 जुलाई का बताया जा रहा है। कार में सवार 5 दोस्त बर्थडे पार्टी मनाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक लड़के को रील बनाने की तलब उठी तो दूसरा स्टंटबाज बन गया। कार की रफ्तार बढ़ा दी, स्टीयरिंग दाएं बाएं घूमने लगा। 8 सेकंड में ही कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और 10वें सेकंड में इन स्टंटबाजों की मुलाकात यमराज से हो गई। इस स्टंटबाजी में जहां 2 युवकों की जान चली गई, वहीं 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये घटना की एक रील भी, एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके अंदर बैठ के जो एक बच्चा था जो वीडियो बना रहा था उसका, और उसमें स्पीड, ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग, और किस बहुत गलत तरीके से वो गाड़ी चला रहे थे, जो कि इतना सीवियर एक्सीडेंट था जिसके अंदर 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 3 जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं। इसमें से एक जो है अभी आईसीयू में है। वायरल रील बनाने के लिए स्टंटबाजी का ये कोई पहला वाक्य नहीं है। देश के कोने कोने में नौजवान ऐसी लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। जान चली जा रही है लोगों की। मौजूदा समय में हमारा मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है दर्शकों। कई लोग मुझे मोबाइल में भी देख रहे होंगे, और मोबाइल में मौजूद इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स हमारे मनोरंजन का साधन है। अधिकतर लोग बोर होने पर या फिर अपने टाइम पास के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। जितने भी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अधिकतर लोग इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं। जब रील्स की शुरुआत हुई तब भी ये लोग लिमिट में ही रील्स देख रहे थे, मगर देखते ही देखते रील बनाने वाले बढ़ गए तो रील देखने वाले भी बढ़ गए। आज के वक्त में आलम यह है दर्शकों, कई लोगों में रील देखने की एक आदत लत में तब्दील हो गई है। रात को सोने से पहले अगर आप भी कुछ देर रील देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अगर खाना खाते समय भी आप रील देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए। और आपके बच्चे भी अगर रील में ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये रील बनाना, देखना आपका समय बर्बाद कर रही है और आप एक मानसिक रूप से बीमारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं दर्शकों। और ये मैं हवा में बात नहीं कह रहा हूं। आज हमने आपके लिए केस स्टडी तैयार की है। 2 केस आज हमारे सामने। क्या वो केस कहते हैं? पहले ये बताता हूं कि रील क्यों देखते हैं लोग। रील मनोरंजन का एक आसान साधन है। मोबाइल से कभी भी आप रील देख सकते हैं। टाइम पास के लिए कई लोग रील देखते हैं और आप सोचते होंगे कि 30 सेकंड की एक रील देख लेता हूं, लेकिन ये 30 सेकंड 30 मिनट में बदल जाते हैं। रील में कई कंटेंट होते हैं, कभी खाना बनाना, कभी कुछ अलग तरह के, और इसीलिए लोग इसमें उलझ जाते हैं। लेकिन अब सावधान करने वाली बात, केस 2, रील वायरल होना हर क्रिएटर की प्राथमिकता बन गई है। इसके लिए वो कुछ भी कर रहा है। रील बनाने के लिए लोग खतरनाक स्टंट भी कर रहे हैं। कई बार ये स्टंट जानलेवा साबित हो जाते हैं और रील के चक्कर में युवा कानून भी तोड़ते हुए नजर आते हैं। रील के आड़ में अश्लीलता भी परोसी जा रही है। रील देखने वालों के लिए भी ये खतरनाक हो रही है। रील आपको कई तरह की बीमारी दे रही है, आपके बच्चों का बचपन चुरा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। यही सवाल है दर्शकों, और ये आप अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपने आप से भी पूछ रहे होंगे कि क्या आपका भी ऐसा ही वक्त बर्बाद हो रहा है? क्या आपके बच्चे भी दिक्कत में आ सकते हैं? बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। रील बनाने की सनक इतनी बढ़ती जा रही है दर्शकों कि लोग अपना काम छोड़कर रील बनाते हैं। पार्क में, सड़क पर लड़के लड़कियां सभी रील बना रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मामले आए
जहां सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी रील बना रहे हैं। देखिए जरा, इंस्पेक्टर को रील बनाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। जिस खाकी को पहनकर सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उठाई थी, उस खाकी में जवान रील बना रहे हैं। रील बनाने की होड़ में महिला कांस्टेबल भी पीछे नहीं है। देखिए जरा आप इन्हें। असम, लखनऊ, फिरोजाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने फिल्मी गानों पर नृत्य किया, डांस किया। जिस नौकरी को पाने के लिए दिन रात मेहनत की, वो नौकरी रील की सनक के चलते खतरे में पड़ रही है। लेकिन रील बनाने का सिलसिला थम नहीं रहा है, वो बदस्तूर जारी है। लेकिन अब सवाल ये दर्शकों, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये मानसिक बीमारी हो सकती है, इसमें हमने एक्सपर्ट से बात की है, डॉक्टर्स से बात की, मनोवैज्ञानिक से बात की। वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा आप उन्हें। युवाओं में इस तरह की रील बनाने की जो एक उत्साह है, वो इंटरनेट एडिक्शन जिसे कहते हैं, वो हमारे समाज में तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट एडिक्शन के आप निमहांस और अलग बड़े इंस्टीट्यूट्स में इसके वार्ड्स भी हैं जिसे साइकेट्री ट्रीटमेंट किया जाता है, और एक तरह का ऑब्सेशन देखा जाता है आजकल के नए युग के जो बच्चे हैं। तो मैं समझता हूं कि उसको साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है और उसको तुरंत एक मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने में बिल्कुल भी हिचकिचाए ना। अब ये रील्स एकदम कैसे आ गई हमारे समाज में, इसके लिए हमने थोड़ी स्टडी की। आपको बताता हूं मैं क्या हमारे सामने आया। रील्स की शुरुआत कहां से हो गई? भारत में सबसे पहले डब स्मैश ऐप की एंट्री हुई दर्शकों। साल 2015 में जर्मन एल डब स्मैश लॉन्च हुआ। इस ऐप को लॉन्च किया गया। मशहूर आवाज और डायलॉग पर लोग वीडियो बनाने लगे। सितंबर 2016 में भारत में टिकटॉक की एंट्री हुई। भारतीय युवाओं में टिकटॉक का क्रेज बढ़ता चला गया। 2019 में भारत में कई चाइनीज ऐप को बैन कर दिया और 2019 में टिकटॉक भी भारत में बैन कर दिया गया। इसके बाद लोगों की सनक और ज्यादा बढ़ गई दर्शकों। वर्तमान में क्या हमें बताया जा रहा है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में रील्स बना रहे हैं, इनकी तादाद काफी ज्यादा संख्या में हो चुकी है। लेकिन क्या कहता है वर्तमान? भारत में रील इंडस्ट्री लगभग 45,000 करोड़ की है और 2030 तक ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की हो सकती है दर्शकों। सिर्फ इतना ही नहीं, हर भारतवासी औसतन 38 से 40 मिनट रील देख रहा है। भारत में इंस्टा रील का सबसे बड़ा मार्केट है। 2019 से लेकर 2024 तक ये इंडस्ट्री 35% की रफ्तार से बढ़ी है और रील के 70% दर्शक टियर 1 और टियर 2 शहरों में रहते हैं। आप सोचिए जरा कितना समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन भविष्य क्या कहता है, आइए जरा आपको बताता हूं। भविष्य भी इस मामले को लेकर बड़ा चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि स्क्रॉलिंग एडिक्शन की पहचान बहुत जरूरी है। आप मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं और बड़ी क्या है वजह, इसमें स्पीकर पर गाने सुने, आपको अच्छा लगेगा। परिवार वालों के साथ ज्यादा समय गुजारें। फोन इस्तेमाल का समय तय करें कि आप इतनी देर फोन का इस्तेमाल करेंगे। आउटडोर गेमिंग पर खुद को व्यस्त करें, अपने बच्चों को भी भेजें। ज्यादा रील देखने से शरीर पर भी असर पड़ता है, आंखों पर, गर्दन पर, उंगलियों में दर्द लगेगा आपको। इतना ही नहीं, पीठ और कमर में भी दर्द रह सकता है, आपका पोस्चर बिगड़ सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अब हमारी आज की एक और बड़ी और अहम खबर है और वो भी आप सभी से जुड़ी हुई है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान खेलने जाना चाहिए? सवाल खड़े हो रहे हैं। दिखाइए जरा हमारी अगली खबर, ये आप देखिए। आतंकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए। आतंक को पालने वाले पाक से मैच क्यों खेल रहे हैं? सरहद पर जवानों की शहादत का बदला कब लिया जाएगा? और पाकिस्तान में खाने के बाद अब खेल का भी सूखा पड़ना चाहिए दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालता है, आपको याद होगा श्रीलंका टीम गई थी, वहां हमला हो गया था। अब उसी पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है। लेकिन भारत में सबसे पहले सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान में क्यों हम मैच खेलने जाएं, जो आतंकियों को पालता है, बार बार भारत पर हमला करने की साजिश करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को दर्शकों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल आईसीसी को भेज दिया है। लेकिन यह शेड्यूल तभी फाइनल होगा जब इस पर आईसीसी की मोहर लगेगी, और आईसीसी मोहर तभी लगाएगा जब सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने के लिए राजी होगा। पाकिस्तान ने भले ही भारत से लाहौर में क्रिकेट मैच खेलने की तैयारी कर ली हो,
लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता है। सूत्रों की माने तो भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएगी। और आप क्या सोचते हैं बताइए हमें। माना यह जा रहा है कि बीसीसीआई और आईसीसी से अपने मैच श्रीलंका या दुबई में करवाने की मांग करेगा। लेकिन हमारा सवाल, भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार आतंकियों को भेजता है। पहले से ही द्विपक्षीय सीरीज हमने बंद की है। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी में भी दोनों देशों के बीच टक्कर की उम्मीद है, लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे जवान वहां सरहद पर टिके हुए हैं। और बड़ी बात क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। घाटी में एक तरफ आतंकी हमला हो रहा है, दूसरी तरफ पीसीबी मैच चाहता है। एक तरफ घाटी में हमारे जवानों पर हमला किया जा रहा है, छुपकर आतंकी आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मैच खेलने की बात की जा रही है। सवाल यही है कि हिंद की जमीन पर आतंकी भेजना आखिर पाकिस्तान कब बंद करेगा। तब तक क्रिकेट की कोई भी सीरीज दर्शकों भारतीय क्रिकेट टीम नहीं खेलेगी पाकिस्तान के साथ। एक तरफ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां कर रहा है, लेकिन भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का इरादा भी नहीं लग रहा है कि वो पाकिस्तान जाएगा। आतंकी घटनाओं की वजह से पाकिस्तान का रिकॉर्ड ठीक नहीं है दर्शकों। हाल ही में घाटी में हो रहे आतंकी हमलों से हर भारतीय गुस्से में, हर भारतीय पाकिस्तान पर कड़े एक्शन की मांग कर रहा है। टीम इंडिया ने लंबे वक्त से पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है और अब उसके बाद टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाने को तैयार नहीं है। क्यों जाएं हम? या आतंकियों को पालते हैं, आतंकियों को भेजते हैं, सरहद पार से नापाक साजिश करते हैं। जब तक ये बंद नहीं होगी तब तक भारत क्रिकेट नहीं खेलेगा। आप बताइए हमें। आज देश पहले आतंकियों का अपनी जमीन से सफाया चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों, और मैं आज आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि मैच उन लोगों के साथ खेला जाता है जिनमें खेल भावना हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी भावना नजर नहीं आती है, इसलिए भारत नहीं जाएगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।